नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ ये वो पिक्चर नहीं है अमिताभ बच्चन की। अग्निपथ ये वो नया एक जुमला है जो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने छोड़ा है। जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार की अग्नि दिखती है, अग्नि सिर्फ इस फॉर्म में दिख रही है कि जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, यंग लोग जिनके लिए ये स्कीम बनाई गई है कहा जाता है। और पथ इसलिए नहीं है क्योंकि 4 साल के लिए अगर कोई चीज बनाई जाए, 3, साढ़े 3 साल, 4 साल के लिए, तो वो कोई पथ नहीं होता है। वो एक थोड़ी दूर तक का रास्ता है जो कि आगे जाकर के दरवाजा बंद है। इसी पे हम बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम आज लाए हैं अपने साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा को, जो बहुत जाने माने चेहरे हैं, बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं इस देश के, और विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के बाद जेएनयू में वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और भी रिटायर हो गए हैं, और आपको आए दिन टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखेंगे अपनी एक्सपर्टीज बताते। तो हम वेलकम डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये अग्निपथ की जो स्कीम जिसको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी, सुनने में बड़ी रेवोल्यूशनरी लगती है, अग्निपथ, अग्निवीर, बड़ी वो लगता है कि हाँ कोई वाकई में क्रांतिकारी कदम है। और तो क्या इसके पीछे, क्या ये फसाड ज्यादा है, दिखाने के लिए ज्यादा है? क्योंकि बहुत सारे मकसद होते हैं आजकल, सरकारें जब इस तरीके की चीजें करती हैं तो राजनीतिक मकसद ज्यादा होता है बजाय जनता के भले के लिए। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? इसमें बताया जा रहा है कि साहब 4 साल के लिए लोगों को नियुक्त किया जाएगा फौज में, फिर उनको हटा दिया जाएगा और फिर उनके लिए और व्यवस्था करी जाएगी। वो बताया जा रहा है कि उनको दे दिया जाएगी, अब बाद में ये आफ्टर थॉट है कि उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसलिए किया जा रहा है, ये बताया जाता है कि साहब सरकार के पास खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा कटौती आसानी से कहां हो सकती है? फौज में। और वो भी अगर परमानेंट फौज रहती है तो उनको पेंशन देनी पड़ती है। अब नेताओं को पेंशन मिले तो कोई बात नहीं, 5 साल की नौकरी बाद, लेकिन अगर एक सिपाही को जो देश के लिए मरता है, लड़ता है, उसको अगर 20 साल की नौकरी के बाद पेंशन दी जाए तो अखरता है सरकार को। ऐसा होता है, क्या किया जाए? तो प्रोफेसर संतोष, आपको क्या लगता है, यही खाली वजह है इसके पीछे या कुछ और मकसद भी है? देखिए शरद भाई, एक तो राजनीतिक मकसद है ही, और दूसरा मकसद ये है कि 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी कोविड की वजह से, तो वो काम भी करना है। तो आपको याद होगा कि 2 रोज पहले ही सरकार ने ये घोषणा करी थी कि अगले 18 महीने में हम 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में प्रदान करेंगे, यानी रिक्त स्थान जो हैं वो भरे जाएंगे 10 लाख अगले 1.5 साल में। 1.5 साल क्यों? क्योंकि जाहिर है 24 के शुरुआत में चुनाव है, तो इसलिए 1.5 साल। और ये 10 लाख की जो संख्या है उसमें वो 40,000 भी जुड़े हुए हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, अग्निपथ वाले भर्तियों। तो जरूरत भी थी, और फिर जरूरत की पूर्ति हो रही है इस प्रकार की 18 महीने में ये काम पूरा होगा और उसके बाद इलेक्शन है। तो मांग तो हमारे युवाओं की थी ही, हमारे देश के युवा तैयारी कर ही रहे थे। तो ये है एक संदर्भ। मगर आपने युवाओं को लगे कि हाँ भाई सरकार चिंतित है हमारे नौकरी दिलाने के बारे में। जाहिर है, क्योंकि सरकार को ये बात अच्छी तरीके से ज्ञात है कि 14 में भी और 19 में भी बड़ी उम्मीदों से युवाओं ने इनके लिए वोट दिया था। तो अब फिर से वोट दें अगर नौकरी चाहते हैं। वो बात अलग है कि घोषणा तो ये थी 8 साल पहले कि हर साल 2 करोड़ युवाओं के लिए नौकरियां पैदा की जाएंगी।
तो वो तो हुआ नहीं। अब आखिर में आकर के ये एक चुनावी किस्म की घोषणा हो गई है, जिसके बारे में आपने पिछले 2 रोज से देख रहे हैं कि बच्चे काफी त्रस्त हैं और सड़क पे उतर आए हैं। तो मजबूरी तो थी ही, करना तो कुछ था ही। मगर तो पहले मैं शुरुआत करूंगा कि इसके इसके पक्ष में क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे और पेच की। तो पक्ष में ये कहा जा सकता है कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो भर्ती होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और जानबूझ करके सरकार ने 4 साल के बजाय 5 साल के बजाय 4 साल रखा है, क्योंकि 5 साल पे हमारी लॉज ये कहती हैं, अधिनियम ये कहते हैं कि ग्रेचुइटी देनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, इसमें इन्होंने किया ये है कि वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जैसा इंतजाम किया है कि जो 30,000 रुपए पहली साल में तनख्वाह मिलेगी इनको, उसमें से वो 30% घटवाएंगे और वो एक पेंशन फंड में जाएगा, और उतना ही कंट्रीब्यूशन योगदान सरकार करेगी। तो वो मिलजुल करके कैंडिडेट का योगदान जो जिसका चयन होता है और उसके अलावा सरकार का योगदान मिला करके वो जब बर्खास्त होगा 4 साल बाद, तो उसको लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसको वो लगाना चाहे तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ काम शुरू करना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो पेंशन के एवज में, और सबसे बड़ी बात यही है पेंशन वाली बात, क्योंकि मैं दोबारा इस पे आऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि सरकार को क्या चिंता थी, सरकार को क्या पक्ष में क्या कहा जा सकता है। सरकार को चिंता ये थी कि चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, उन डिफेंस फोर्सेस में तो खास तौर से सैलरीज और पेंशन अगर आप दोनों को जोड़ लीजिए तो उसका बिल आ जाता है 50% से ज्यादा, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस डिफेंस बजट के। हाँ, डिफेंस बजट। तो वो तो ओआरओपी क्या क्योंकि लागू किया, वो भी चुनाव की वजह से किया गया था ओआरओपी। सही आप वजह फरमा रहे हैं, तो उसी की वजह से हुआ है। जी। तो अब क्योंकि सरकार ने ये पाया कि उनकी सरकार का खर्च बढ़े हुए हैं और आमदनी कम हो गई है, क्योंकि विकास दर बहुत कम हो गई है, तो सरकार ने ये सोचा कि ये स्थिति हमारे लिए स्थायी स्थिति नहीं है, और चिंताजनक बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा, और जिसका असर, ये बात समझना बहुत जरूरी है शरद, इसका असर हो रहा है कि हम जो डिफेंस के लिए एक्विजिशन करते हैं इक्विपमेंट और मटेरियल्स का, खास तरह से आधुनिक तकनीक और वेपन्स का, उसमें कमी हो रही थी और उसके लिए पैसा नहीं बच रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि डिफेंस फोर्सेस में रोजगार और जो पेंशन का जो बिल है उसकी वजह से केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट तो वैसे ही बढ़ा हुआ था 2020 के शुरू में, और आपको मालूम है कि कोविड के दौरान उसमें फिस्कल डेफिसिट और डेट में और बढ़ोतरी हुई है। तो डेट टू जीडीपी रेशो जो लगभग 65% था 2020 के शुरू में, वो बढ़ करके 90% हो गया है। तो सरकार की पूरी कोशिश ये है, क्योंकि उनको उम्मीद ये है कि विकास दर तेज नहीं होगी और इसलिए टैक्स रेवेन्यूज कम होंगे, तो इस वजह से इसको फिस्कल डेफिसिट को कम रखना है। तो ये विकास दर बढ़ाने के कोई तरीके नहीं सोचे, क्योंकि अगर विकास दर बढ़ जाए। आप ठीक कह रहे हैं, विकास दर बढ़ाने के तरीके सोचे जा सकते हैं, मगर यह सरकार इतनी नाकामयाब रही है कि आप अगर पिछले इसके 8 साल का अनुभव देखें तो हमारा अनुभव यह है कि जबकि 2004 और 14 के बीच में जो विकास दर थी हमारे देश की, वो अप्रत्याशित थी, 8% सालाना थी, और इनके
इनके दौर में ये 5.5% सालाना हो गई है। तो ये खैर आपका मतलब है कोविड से पहले, कोविड को मिला करके और कोविड से पहले भी उसमें बहुत अंतर नहीं है, वो 6.25-6.5% था। मगर पॉइंट यह है मतलब कि गिरी थी, कोविड के पहले ही गिर गई थी, मेरा कहने का मतलब बहुत ये। जबरदस्त तौर से जब से नोटबंदी शुरू हुई थी उसके बाद विकास दर गिरती चली जा रही थी। और ये याद दिला दूं आपको मैं कि, और ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी खर्च बढ़ गया और आमदनी कम हो गई, तो क्या हुआ कि इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया। कॉर्पोरेट टैक्स आपको याद होगा कि जब ये सरकार आई तो कॉर्पोरेट्स के लिए 30% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया, सॉरी 25% कर दिया, जिसकी वजह से इनको 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होने लग गया। और इसके ऊपर से 2015 में यही सरकार ने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया था। तो अमीरों की तो बन आई है हमारे देश में। तो वो भी फायदा, कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से भी अमीरों का ही फायदा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इन सब वजहों से और विकास दर की गिरावट की वजह से सरकार के पास पैसे की कमी, तो अब वो कर ये रहे हैं कि बाकी सबका पैसा काटो, कॉर्पोरेट चाहे पैसा बनाए तो नहीं। अब तो आप समझ गए कि पक्ष में जो जितनी भी बातें मैं कह सकता था, मतलब क्या इसको कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये उद्देश्य रहा है कि अमीरों की जेब भरे और गरीबों की जेब और कटे। आप मतलब संक्षेप में ये बात सही है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं हम कि प्रतिपक्ष क्या कह सकता है इसके बारे में। अब मतलब आपने देखा कि पक्ष के में भी बहुत से चिंताजनक सवालिया निशान हैं। एक सवाल तो ये उठाया है हमारे देश के सेनानियों ने, जनरल्स ने, कि इसका असर होगा डिफेंस फोर्सेस की क्वालिटी पर। बल्कि जो जनरल बख्शी, जो बहुत ही हमेशा सरकार के पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं टीवी पे, उन्होंने तो अपने ट्वीट में कहा है कि मैं तो फ्लैबरगास्टेड हूं, यानी कि मैं बिल्कुल इतना अचंभित हूं कि मैं तो अपने जीवन के इतिहास में कभी मैं इतना अचंभित और शॉक्ड नहीं हूं। और उनके स्टेटमेंट से लोग बड़े अचंभित होंगे जी बिल्कुल, बड़ी मूंछों वाले जनरल बख्शी सरकार के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि ये जो अग्निपथ के द्वारा अग्निवीरों का चयन किया जाएगा, उसका असर ये होगा कि जो सबसे छोटी टुकड़ी होती है कि हमारी डिफेंस फोर्स में, आर्मी में, जैसे जिसको सेक्शन कहते हैं, उसमें अगर 10 लोग हुए, 10 लोग होते हैं एक सेक्शन में, 10 ही लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो कुछ ही समय में वीरों की संख्या 7 हो जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो आर्मी के रेगुलर स्टाफ, लॉन्ग टर्म सर्विस में जो हैं, उनकी संख्या केवल 3 होगी। तो ये मुद्दा है, और इसलिए ये मुद्दा इस वजह से और प्रॉब्लम, मतलब कष्टदायक है और कठिनाई आर्मी के लिए पैदा कर रहा है, क्योंकि वैसे ही कई सालों से भर्तियां जवानों की कम हो गई थी और 2 साल से वैसे ही बंद थी। तो मतलब ये बिल्कुल डेस्परेशन वाली स्थिति थी आर्मी के लिए कि भाई हमको लोग चाहिए। और ये भी एक स्थिति है हमारे डिफेंस फोर्सेस में कि टॉप हैवी डिफेंस फोर्सेस हैं। एक तरफ तो आप सीडीएस बना रहे हैं कि बिल्कुल इन्वर्टेड पिरामिड होने वाला है, बिल्कुल लॉपसाइडेड है, मतलब टॉप हैवी है, मोर लीडर्स एंड टू फ्यू जवान्स वाली वो जो स्थिति है, ये भी एक चिंताजनक इशू है। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू ये है, मैं एक चीज यहां जानना चाहूंगा, क्या ये पॉलिसी इस वजह से तो नहीं है जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि साहब विश्व में सब जगह आज की डेट में फौज के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, अच्छी बात है, होना चाहिए रिफॉर्म्स। उसमें ये माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाए जी, और मैन पावर पे कम। लेकिन एक्चुअली ये चीजें ठीक है, कुछ मुल्कों के लिए ठीक हो सकती हैं,
बट इंडियन आर्मी ने हमेशा ये प्रूव किया है, शो किया है कि आज की डेट में भी वो तमाम वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी आर्मीज कही जा रही हैं, वहां से इंडियन सोल्जर की एंड्योरेंस, इंडियन सोल्जर का कमिटमेंट, इंडियन सोल्जर की एफिशिएंसी वो बेहतर मानी जाती है। ये कई इस तरीके कई स्टडीज हुई हैं। और उसके बाद आप ये जो खाली एम्फेसिस टेक्नोलॉजी पे करेंगे तो यू नीड अ मैन बिहाइंड द मशीन ऑल्सो, तो ये कैसे फुलफिल होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को निवेश करना पड़ेगा डिफेंस फोर्सेस की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और उसके लिए सरकार ने एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट का काम शुरू तो किया है और प्राइवेट सेक्टर में काफी प्रोत्साहन भी दिया गया है भारत में ही। और कुछ उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरह, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जिस तरह ये भी पहली बार हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया है इवन एट द कॉस्ट ऑफ सरकारी कंपनीज जो अभी तक काम करती थी, क्योंकि डिफेंस का मैटर है। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार जो है वो जरा प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन देने में ज्यादा बिलीव करती है, तो इस वजह से तमाम जो उनको कंसेशंस भी दिए गए, कंसेशनल लैंड दी गई है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिसमें सब प्राइवेट प्लेयर्स ही हैं अधिकतर। तो एक तरफ तो वो बात चल रही है, उनके लिए तो भला सोचा जा रहा है कि लेकिन जो काम करेगा, जो सिपाही जो अपनी जान दांव पे रखता है और जिसके कमिटमेंट और जिसके जज्बे की वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं, सरकार उसके लिए उसकी कटौती नहीं। वो एक तरफ तो आपकी बात वो सही है, मगर जैसे मैं अपनी बात पे वापस आऊंगा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय है नहीं, होना भी चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं, या फिर आप विदेश से खरीद लें बना बनाया पका पकाया माल, या आप अपने ही देश में उसका उत्पादन करें। नहीं तो यहाँ तो उन लोगों को दिया जाता है जिनका कोई इसमें डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, तो वो प्रॉब्लम है भाई, देखिए वो प्रॉब्लम है। उन्हीं कैपिटलिस्ट को अगर देंगे आप तो कैसे होगा? नहीं, देखिए बीच बीच में ये होता रहा है, मैं आपसे सहमत हूं कि रफाल के केस में ये पाया गया कि अनिल अंबानी जो कभी साइकिल का पहिया भी नहीं बनाए होंगे, उनको रफाल के पार्ट्स बनाने के लिए दिया जा रहा था। वो उसमें प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप निजी क्षेत्र में डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन नहीं करेंगे। आपको उत्पादन करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि दुनिया में जितने देश हैं जो आयात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, उनमें से हम अव्वल नंबर पे हैं। तो हम कब तक अव्वल नंबर पे रहेंगे भाई? हम दशकों से अव्वल नंबर पे हैं। वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। वी कैनॉट अफोर्ड टू बी। और उसमें कितनी धांधली होती है आपको मालूम है? कितना हर कुछ साल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में धांधली होती है और ये मुद्दा उठता है और फिर 50 अलग अलग सरकारों में होते रहे हैं इस तरीके के। बिल्कुल। तो अब वो स्थिति को अगर आप कुछ अंकुश लगाना चाहते हैं तो भारत देश में ही आपको इसका उत्पादन करना होगा। और अगर हमारी पब्लिक सेक्टर और DRDO और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, या वह उतनी R&D नहीं कर रही हैं, तो हम कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, कुछ हम मैन्युफैक्चर करें। आखिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने आखिर कर जाकर के तेजस बनाया, तो हम उसको इंडक्ट कर रहे हैं ना अपने देश में। तो अब अगर पब्लिक सेक्टर में ये हमारी क्षमता नहीं है, हमारा पब्लिक सेक्टर अगर उस तरीके से सक्षम नहीं रहा है कि, तो हमको प्राइवेट सेक्टर को देने में क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि उसमें कॉस्ट तो वो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आती। उसमें आपको कंपेटिटिव बिडिंग जरूर करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहली एक बात तो ये हो गई। मगर आप जो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं इस अग्निपथ को, क्योंकि हमको अपने अग्निपथ पे वापस आना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण इस अग्निपथ को लाने का सरकार का ये है, और आर्मी का भी ये बयान रहा है
कि वी हैव टू मेक आवर फोर्सेस यंगर, क्योंकि आज की तारीख में हमारी शायद एवरेज एज हमारी डिफेंस फोर्सेस की लगभग 25 या 26 साल है, और या उससे ज्यादा है, और इसको गिरा करके और कम किया जाना आवश्यक है। और अग्निवीरों के द्वारा ये इस एज ग्रुप में कमी लाई जा सकती है। तो ये एक सराहनीय उद्देश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये है शरद कि क्या यही तरीका अपनाना आवश्यक था? क्यों नहीं सरकार ने एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, इसको अच्छे लंबे समय तक इसके बारे में डिफेंस फोर्सेस से डिस्कशन करना चाहिए था, उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स को के बारे में निश्चय लेना चाहिए था। जो लगता है ये तो एटीट्यूड खत्म हो चुका है ना। बिल्कुल, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो होता है, होना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसमें तो विचार विमर्श। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये तो अब इसीलिए अब प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डालिए, थोड़ी सी चर्चा करिए इस विषय पर, और उसके बाद इसकी बारीकियों के बारे में समझ करके तो हम थोड़ा सा इस स्कीम की पे वापस आ जाएं कि इसकी बारीकियां भी समझना आवश्यक है। देखिए स्थिति क्या है, अंतरराष्ट्रीय अनुभव हमको ये बताता रहा है बहुत सालों से, और ये मुद्दा तब भी उठा था जब वन रैंक वन पेंशन का मुद्दे के बारे में चर्चा हो रही थी कि किया जाए न किया जाए। तो ये वन रैंक वन पेंशन न लागू करके एक और विकल्प था, जो विकल्प आज भी है, और उसके बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए आखिर में जाकर के। और वो ये है कि जो लोग छोड़ेंगे डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो 4 साल के बाद छोड़ें या बाकी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे और जो जवान हैं या और ऑफिसर्स हैं वो वर्किंग एज में नहीं रहते, वो तो वर्किंग एज में रहते हैं, क्योंकि हमारे देश जाहिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो अगर आप 50 या 55 पे भी रिटायर हो रहे हैं या उससे कम पे रिटायर हो रहे हैं, जैसे परमानेंट जवान रिटायर होता है, तो मतलब कुछ 35-40 के बीच में वो रिटायर, 35-40 के बीच में होता है, तो उसको भी नौकरी चाहिए। तो वो कहाँ जाए? तो ऑफिसर्स की एज तो बहुत बढ़ा दी गई है जी, आप ठीक कह रहे हैं, मगर पॉइंट ये है कि ये बात बहुत से लोगों को हमारे देश में ये बात ज्ञात नहीं होगी कि अगर हम डिफेंस पे लगभग 2-2.25% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं, तो हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, चाहे वो आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बिल्कुल, इन सब पे भी हम 2% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं। इतना खर्च होता है, क्योंकि कहीं पंजाब की प्रॉब्लम है, कहीं कश्मीर की प्रॉब्लम है, कभी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमारा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भर्ती चलती रहती है। तो अगर आपने अग्निवीर को 4 साल में 75% को बर्खास्त कर दिया, तो आप इनको, ये तो ट्रेंड जवान होंगे ना, तो आप ट्रेंड जवान को बिना ट्रेन किए हुए आप आर्म पुलिस फोर्सेस में भर्ती कर सकते हैं आप तो, और उसमें उनको पेंशन भी मिल जाएगी, क्योंकि बेटर ट्रेनिंग। तो आप एक तो कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हो भाई, आप कॉस्ट के बारे में बहुत, आपको खर्च के बारे में चिंता है, तो एक तो ये आपको ट्रेनिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस अग्निवीर स्कीम को हमें बिल्कुल एक अप्रेंटिसशिप की तरीके से मान करके चलना चाहिए। अप्रेंटिसशिप क्या मतलब कि आप कॉलेज से निकले या पढ़ करके थोड़ा बहुत निकले, आपको कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको भर्ती किया जाता है, आपको कुछ पैसे मिलते हैं अप्रेंटिस के तौर पे, क्योंकि ये सरकार की सन 61 से भी इंडस्ट्री में स्कीम है कि आप अगर आईटीआई से निकले
या आप पॉलिटेक्निक से निकले या आप डिप्लोमा ले करके, सर्टिफिकेट करके या बीटेक भी करके अगर आप ग्रेजुएट करते हैं, पास आउट करते हैं, तो आपको एक अप्रेंटिसशिप मिलने की संभावना है। निजी क्षेत्र में है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है। तो आप ये मान के चलिए कि ये अग्निवीर जो है ये एक पक्की नौकरी नहीं है, ये एक तरीके से एक अप्रेंटिसशिप है। और जब आप अश्योर्ड रीएम्प्लॉयमेंट है, अश्योर्ड रीएम्प्लॉयमेंट है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ठीक है भाई, हाँ, अश्योर्ड है कि होगा या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो सजेस्ट कर रहे हैं मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि अश्योर्ड ही हो। अच्छा, ये निश्चय तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि पर छोड़ना पड़ेगा, मगर जाहिर है कि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जाहिर है कि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं तो कोटा कुछ कर दिया है ना, खाली जुबानी कहने से तो देखिए कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक कह रहे हो आप, मैं आपसे सहमत हूं कि अच्छा, एक और वजह है, मैं आपको एक और वजह बताऊंगा कि उन इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्यादातर डोमिनेटेड है बाय आईपीएस ऑफिसर्स हु आर एक्चुअली नॉट ट्रेन्ड फॉर हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ वर्क। लेकिन क्योंकि डोमिनेंस उनकी है तो वो आर्मी वालों को पर्टिकुलरली वो उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आर्मी वालों की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली किसी भी पुलिस फोर्स से सुपीरियर है। तो भाई वहां वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। इसलिए अगर वहां के लोगों की इंटरनल लोगों को भी वो भी नहीं दिया जाता है, तो ये क्योंकि आईपीएस ऑफिसर्स को जॉब्स देने हैं, ये भी तो सारी पॉलिसी है अनफॉर्चुनेटली। वो बात ठीक है, मगर शरद हम आईपीएस ऑफिसर से इन जवानों की कैसे बराबरी कर सकते हैं? नहीं, बराबरी नहीं कर रहे हैं, जवान की नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑफिसर लेवल हम कह रहे हैं कि वो पसंद नहीं करते हैं। वो भाई वहां पर अफसर और लीडरशिप लेवल पे न पसंद करें, मगर हम तो इन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में बर्खास्त हो जाएंगे, 75% अग्निवीर, उनको भर्ती करवाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है आईपीएस? बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक इस तरीके की, चाहे उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जा रहा हो, लेकिन आजकल एक ये भी हवा उड़ी हुई है कि साहब ये तो उन लोगों के भी काम आएंगे कि बाद में इस तरीके के लोग, ट्रेंड लोग मिल जाएंगे आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो फुलफिल कर रहे हैं पार्टी, जो रूलिंग पार्टी का और एजेंडास, तो कि साहब वहां पे भी पर चले जाएंगे। फिर इनका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि 4 साल के अर्ली एज में अब आप सड़क पर हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके पास जॉब्स आसानी से मिलते नहीं है। देखिए जब तमाम ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो 35 साल में भी रिटायर होते हैं, सिवाय गार्ड के उनको कहीं रखा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल होती है फौजियों की। तो उनका नाजायज इस्तेमाल भी तो हो सकता है, बड़े वल्नरेबल होंगे, आप बहुत गलत कामों में उनको डाला जा सकता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और ये भी तो संभव है कि कुछ माओवादी बन जाए, क्योंकि वो अगर इतने असंतुष्ट होंगे बाहर जाकर के और उनको नौकरी तो मान के चलें कि नहीं मिले, ये बड़े डेंजरस सी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि होगी, लेकिन हो सकती है। आप सही कह रहे हैं। तो हम लोग पहले अभी जनरल बख्शी की बात कर रहे थे, तो जनरल बख्शी ने स्वयं इस तरीके की शंका प्रकट की। जी, उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है। तो इसलिए ये, और जो आज माहौल है, आपने जो शंका प्रकट करी, वो संकट है। माहौल जो है, जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बन गया है और बनाया गया है, उसमें ये शंका बिल्कुल। एक और चीज में आप लाइट डालें कि एक आर्मी में एक कमिटमेंट होता है, एक जज्बा क्रिएट होता है, जो कि उस फ्रेटर्निटी एक रेजिमेंट में रह करके आता है। क्या ये मुमकिन होगा 3.5 साल रह के? बिकॉज 6 महीने की तो ट्रेनिंग है, 3.5 साल वो रहेगा, और वो भी कल्चर खत्म कर रहे हैं जो रेजिमेंटेशन का सिस्टम था पुराना, जो चला आ रहा है ट्रेडिशनल, कि रीजन वाइज या एरिया वाइज बनाए जाते थे। तो जैसे सिख रेजिमेंट है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, राजपूत रेजिमेंट है, इस तरीके बिहार रेजिमेंट है, तो उसमें एक अलग तरीके की फ्रेटर्निटी और एक जज्बा, एक कमिटमेंट ये होता था। तो वो कहां से आएगा मोटिवेशन इस तरीके का? आप ठीक कह रहे हैं। ये सबसे बहुत चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा कि अगर सबसे छोटी टुकड़ी जो 10 लोगों की होती है, उसमें से 70%
अग्निवीर होंगे और जिनका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा हर साल, वो तो साथ शुरू में होगा, साथ बाद में भी होगा। तो ये चिंता बिल्कुल सही, वाजिब और लाजमी है। इसके बारे में इसीलिए तो सारा प्रतिपक्ष ये बात कह रहा है कि इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, दोबारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जिसे कहते हैं, सोचना पड़ेगा। और मगर इस संदर्भ में मतलब हमको एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये मुद्दा उठ क्यों रहा है। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमारे देश के युवा देश भर में, खासतौर से बिहार वगैरह में आंदोलन क्यों कर रहे हैं इसको लेकर के कि ये अग्निवीर बिल्कुल हमारे लिए, हमारे देश के लिए मुफीद नहीं और हमारे लिए तो मुफीद नहीं है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन होता है पेंशन। तो भाई लाजमी है कि सोशल सिक्योरिटी है पेंशन। हाँ, तो पेंशन, सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम हमारा देश 91% हमारे देश के लोगों के पास नहीं है पेंशन। 91%। आप ये सोचिए, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। नहीं, अब तो 2004 से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे भी अपने एम्प्लॉइज को पेंशन बंद कर दी है। आप वो ठीक कह रहे हैं, सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम को में पेंशन बंद कर दी है, मगर नेशनल पेंशन स्कीम या सीपीएफ या जीपीएफ वाले एक तरफ और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के जो पेंशन वाले हैं, ईपीएफओ इत्यादि के द्वारा केवल हमारे देश के श्रम बल का 9% ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर संगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र यानी कि बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के काम करने वाले, वो स्वरोजगारी, वो नियमित नौकरियों वाले भी और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये तीनों वर्ग जो हैं या खेती करने वाले लोग हैं, किसी के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम सरकार को सोचना पड़ेगा और इस विषय में मैंने एक पूरा पर्चा लिखा है, सरकार के समक्ष भी है वो, कि ये किया जा सकता है क्योंकि हमारे ये संभव नहीं है कि हम अगले 10 और 15 साल के बीच में हम अपने 91% लोगों को जो श्रम बल है उसको हम सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे। क्योंकि होगा ये कि उसके बाद, क्योंकि हमारा जो ये यूथफुल नेशन जिसे कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 2036 और 40 के बीच में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म, हम एक बुजुर्ग देश के तरीके से उभरने लगेंगे, जैसे चीन में बुजुर्ग देश बन गया है और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, जापान, ये सब सारे एजिंग सोसाइटीज कहलाते हैं और उसमें श्रम बल की संख्या कम होती चली जा रही है। सो अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स विल हैव टू सपोर्ट अ ग्रोइंग शेयर ऑफ द एल्डरली। अच्छा, बिल्कुल। हम आप रिटायर हो चुके होंगे, हमारे बच्चे भी रिटायर हो रहे होंगे 20 साल में। आप ये पाएंगे कि इनको सपोर्ट कौन करेगा अगर हमारा श्रम बल ही कम होता चला जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आज से हम इसकी तैयारी नहीं करते और यही एक मुद्दा है इन युवाओं का जो अग्निवीर को लेकर के इतने चिंतित हैं और सड़क पे उतर आए हैं। ये संभव है कि हमारे देश के जो असंगठित क्षेत्र के का रोजगार है या श्रम बल है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम का पूरी एक डिजाइन है और वो कोई बहुत महंगी नहीं पड़ेगी सरकार के लिए। इसका मैंने पूरा आकलन कर रखा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने इन सब चीजों को सोचा ही नहीं और नहीं सोचा है? नहीं, यही तो दिक्कत है। अब देखिए, एक तरफ हो क्या रहा, ये 122 युवा खड़े होते हैं भर्ती होने के लिए जवान के रूप में, मतलब हमारी सेना में 122, जिसमें से एक बंदे को जवान की नौकरी मिलेगी, एक। तो 121 क्या करेंगे?
आप वो और कुछ नौकरी करेंगे, असंगठित क्षेत्र में नौकरी करेंगे, हाँ। क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए आप पेंशन क्यों नहीं का इंतजाम करते हैं आप? तो उसी का तो मैं इलाज आपको नहीं, बता रहा हूं। स्पेशली आप बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे इसी से याद आया कि एक तरफ तो आप कंपेयर करते हैं कि अमेरिकन आर्मी, चाइनीज आर्मी, फ्रेंच आर्मी, इजराइल की आर्मी, कि वहां पे है, वहां टूर ऑफ ड्यूटी जिसे कहते हैं, तो वो आप कंपेयर करते हैं। और जहां ये बात आती है कि उन कंट्रीज में तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता, आप सही कह रहे हैं, तब आप कहते हैं कि साहब हम कहां से दें। बिल्कुल और ये आप जो सही। टूर ऑफ ड्यूटी है, मैं आपको एक चीज बताना, आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा। अभी हाल में किसी एक्स लेफ्टिनेंट जनरल ने कोई आर्टिकल लिखा था इंडिया के बड़े प्रोमिनेंट डेली में, और उन पे उस अखबार को बड़े फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने अप्रोच किया कि आप ये टूर ऑफ ड्यूटी क्यों कह रहे हैं, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं चाहते टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाए, वैसे अमेरिका को कॉपी करेंगे, तो जी भाई जी वहां पे जी भी टूर ऑफ ड्यूटी बोले बोले तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं। जी जी, आप सही कह रहे हैं। और एक और चिंताजनक मुद्दा ये है, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये बच्चे तो हैं, 17.5 की उम्र से इनकी भर्ती शुरू होगी, 21 सॉरी अब 23 कर दिया गया है, 23 साल तक ये अपर पहले एज राउंड में, सिर्फ पहली बार, सिर्फ पहले राउंड में, वैसे रहेगी 21, बिल्कुल आप ठीक कह रहेंगे। और उस जब वो 4 साल कम पूरा करके 75% बाहर हो जाएगा, तो वो क्या आगे पढ़ सकते हैं इनकी? नहीं, इसके बारे में सरकार ने कुछ ऐसा कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कुछ इसमें चर्चा चल रही है, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप 17 या 18 साल के थे तो आप बहुत बहुत पढ़े लिखे होंगे, तो आप 10वीं पास होंगे या 12वीं पास होंगे, बिल्कुल। और तो उसके बाद आपको क्या पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, किस प्रकार के कार्य, ये सब के बारे में गहराई से, बारीकी से सोचना आवश्यक है। और इसके बारे में अगर सफाई कर दे सरकार जल्दी से, तो ये जो चिंताएं हैं, जो सवाल हम सब उठा रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं, बिल्कुल सही उठा रहे हैं, मगर ये पेंशन वाला मुद्दा जो है ये नहीं चला जाएगा। बच्चे पढ़ लिख भी जाएं तो उनको नौकरी अगर असंगठित क्षेत्र में ही मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा के बिना मिलेगी, तो ये पेंशन वाला मुद्दा तो फिर भी उठता रहेगा। ये जो सरकारी नौकरी का लालच है, वो जो जो उसके लिए मांग है, डिमांड जो है, वो जाएगी नहीं आसानी से। और आखिरी बात ये ध्यान रखना, सिर्फ सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं, अगर निजी क्षेत्र में नौकरियां पैदा नहीं हो रही, जिसके लिए आपको सरकार को ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे कि विकास दर में वो तेजी आए जो 2004 और 14 के बीच में थी। आप, इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके के कदम नहीं उठाएंगे कि 4 घंटे की नोटिस में नोटबंदी कर दी, बिना नियोजन किए हुए अनियोजित ढंग से आप जीएसटी को लागू कर देंगे, जिससे असंगठित क्षेत्र जो वैसे ही पिट गया था नोटबंदी में और पिट गया, और फिर 4 घंटे की नोटिस पे आप लॉकडाउन भी, और देशव्यापी लॉकडाउन और स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन ऑफ द वर्ल्ड लागू कर दीजिएगा, तो भाई असंगठित क्षेत्र की तो बात लग गई। एक के बाद एक ऐसे निश्चय जो निर्णय लिए जा रहे हैं नीतिगत रूप से, ऐसी स्थिति में आप ये उम्मीद करें कि विकास दर बढ़ेगी। और मैं आपको याद दिला दूं शरद, कि अभी 1 महीना पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था पे जो अस्थिर हुई है कोविड के 2 साल में, जो गिरावट आई है, जिसकी वजह से हम आज भी रिकवरी होने के बाद भी हम 19-20 के पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय से नीचे हैं। इसका असर ये होगा कि हमको 12 साल लगेगा, 2034 या 35 तक हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे जिस स्तर पे अगर कोविड ना आया होता तो हम अभी पहुंचे हुए होते। तो हमने 12 साल तो वैसे ही गंवा दिए। सोचिए। नहीं तो इसका मतलब है कि ये जुमलेबाजी बंद करके जुमलेबाजी बंद, ट्रांसपेरेंसी के तहत
बिल्कुल एक स्कीम बनाएं, रिफॉर्म करें। फौज की रिफॉर्म की जरूरत है, बिल्कुल होना आवश्यक, चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं और सही। आर्बिट्ररी तरीके से कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और बिल्कुल अपनी विम्स को सूट करने के लिए कर रहे हैं कि हमने तय कर लिया तो मन हो गया, सही। बिना पार्टिसिपेशन के। अगर इस बिल्कुल तरीके के निर्णय, आर्बिट्ररी निर्णय लिए जाएंगे, उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। सही। और इस तरीके के जो हमारे यहाँ का जो युवा है, जो ऑलरेडी परेशान है कि उसको उसके लिए नौकरियां नहीं है, चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे सरकार की पॉलिसीज की वजह से हो, लेकिन वो जिस तरीके से सड़क पे उतर आया है, ये बड़ा सीरियस मामला है और उसको आप बुलडोजर से दबा नहीं सकते हैं, उसको आप जेलों में बंद करके नहीं दबा सकते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई को समझना पड़ेगा और सरकार को रियलाइज करना पड़ेगा कि कोई कदम जो आनन फानन में लिए जाते हैं वो हमेशा सही नहीं होते। और जरूरी है कि लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए, देश के हित में देखा जाए, ना सिर्फ राजनीति के हित में। और क्योंकि ये ठीक है कि आपको ये कह करके कि हम इतने जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 2024 में वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन ये जो आग लगी है इस अग्निपथ के खिलाफ, वो आग इससे शांत नहीं होगी। आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सर्व हो जाएगा, लेकिन देश का हित नहीं सर्व होगा। डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, आपका हमारे साथ इस बातचीत में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है, हमारे दर्शक जरूर इसको अप्रिशिएट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की भी आंखें इससे खुलेंगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।